खामेनेई के कंपाउंड की तस्वीरें जारी कर दी इजरायली डिफेंस फोर्स ने। खामेनेई के कंपाउंड की तस्वीरें जारी की है। तस्वीर में इजरायली सेना 3 टारगेट दिखाते हुए नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें जो कि जारी की गई है, खामेनेई के ठिकानों को लेकर के ये तस्वीरें जारी की गई है। कंपाउंड की तस्वीर है, यहीं पर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौजूदगी थी जब उन पर पिन पॉइंटेड हमला होता है। एक बड़ी बैठक वो उस वक्त कर रहे थे और सबसे बड़ी बात है टॉप लीडरशिप के साथ मिलिट्री अफसरों की यहाँ पर मौजूदगी थी जिन्हें एक एक करके टारगेट किया जाता है और ये पिन पॉइंटेड अटैक जो कि यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद ये तस्वीरें इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी की गई और ये बताने की कोशिश कि किस तरीके से अयातुल्ला अली खामेनेई, जिसे अमेरिका हो या फिर इजराइल क्रूर शासक मानता है, उनको खत्म कर दिया गया है। और इसी तस्वीर के साथ कई सारे सवाल वहां पर जो लोग हैं उनके जहन में भी, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से लोग भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तबका वो है जो कि ये चाहता था कि अयातुल्ला अली खामेनेई को हटाया जाए पद से, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने फैसले लिए उसको लेकर के उस कट्टरता के अगेंस्ट ईरान में भी आवाजें उठ रही थी। वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी थी। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो केवल ईरान तक सीमित नहीं है, वो अलग अलग जगहों पर भी हैं, शिया मुसलमान, जो कि इसको लेकर के लगातार अमेरिका और इजराइल को घेरते हुए, लगातार उसको लेकर के कार्रवाई की मांग करते हुए, लगातार ईरान के समर्थन में वो तमाम लोग नजर आ रहे हैं जो कि अयातुल्ला अली खामेनेई को मानते थे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बीते दिन से आपने देखा कि लगातार इजराइल की तरफ से दावा किया गया और सबसे बड़ी बात है कि अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर के देर रात इजराइल ने दावा किया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इजराइल जो कह रहा है वो सही है, अयातुल्ला अली खामेनेई को हमने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आईडीएफ के इस पूरे पोस्ट को लेकर के ईरान ने कहा कि झूठ है। ये भी खबर सामने आई ईरान की तरफ से कि किसी भी वक्त अयातुल्ला अली खामेनेई देश को संबोधित कर सकते हैं, उनका पूरा संबोधन होने वाला है। यानी कि बहुत वक्त लगा ईरान की तरफ से ये खबर सामने आने में कि हाँ अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं इस पूरे अटैक में। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अयातुल्ला अली खामेनेई के ठिकानों से जुड़ी हुई हैं जो कि यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। इसमें द लीडर्स कंपाउंड, द मिलिट्री ऑफिस, द प्रेसिडेंशियल कंपाउंड, यानी कि जहां पर प्रेसिडेंट रहते हैं, जहां पर जो सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की जहां पर मौजूदगी थी, इसके अलावा जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाया गया है। और ये जो इमेजेस हैं वो बहुत कुछ स्पष्ट करते हुए वो ये बताती हुई कि कैसे टारगेटेड अटैक यहां पर किया गया। और सबसे बड़ी बात, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अमेरिका की तरफ से कोशिश थी कि बड़े शहरों को हटाना है, इजराइल की तरफ से कोशिश थी कि पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त किया जाए। और इसी वजह से पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा और वो नुकसान इतना ज़्यादा है कि उसकी भरपाई आने वाले कई वर्षों में संभव नहीं होगी। अयातुल्ला अली खामेनेई जो कि सर्वोच्च लीडर 37 साल तक वो इस पद पर बने रहे, ईरान के इतिहास में दूसरे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई जिनको मार गिराया गया। और अब ये तस्वीरें जो कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी की गई है, खामेनेई के कंपाउंड की तस्वीर। और सबसे बड़ी बात आप ये भी समझिए, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर परिंदा तक पर नहीं मार सकता। मिडिल ईस्ट में अगर ईरान के लिहाज से आप समझेंगे तो इंटेलिजेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा ईरान के पास वो सुविधाएं हैं, संसाधन है, लेकिन बावजूद इतना बड़ा अटैक हो जाना, इंटेलिजेंस फेल हुआ, ये तमाम सवाल हैं जो कि ईरान से भी उठ रहे हैं। लेकिन तेहरान में इजराइल ने बड़े हमले किए। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दूं कि इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। हवाई हमले में तेहरान की कई इमारतें हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, कई इमारतें हैं जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। ये जंग, ये गतिरोध कहाँ जाकर थमेगा, ये जो तनाव है वो कब कम होगा, ये सवाल है। क्योंकि इससे नुकसान एक तरफा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान चौतरफा हो रहा है, क्योंकि ये जंग कई देशों तक पहुंच चुकी है। वो तमाम 9 देश जहां पर जो अमेरिकी बेस हैं, जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया, उन देशों पर एक तरफ ईरान का अटैक, दूसरी तरफ वो ईरान जहां पर 40 दिनों तक शोक का ऐलान किया गया है, 7 दिन तक सार्वजनिक अवकाश है, जो कि इस वक्त गम में डूबा हुआ है, जहां पर मातम पसरा हुआ है, उस पर एक एक करके हमले इजराइल की तरफ से लगातार जारी है। राजधानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ इसी तरीके से आपको धुएं का गुबार नजर आएगा। सबसे बड़ी बात कि अगर डिफेंस के लिहाज से भी आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में ईरान बहुत कमजोर नहीं है, वो स्ट्रांग है। लेकिन जब आप इसमें अमेरिका को जोड़ देते हैं इजराइल के साथ, तो जाहिर है कि वो शक्ति बड़ी हो जाती है, जिससे लड़ते हुए यहाँ पर ईरान नजर आ रहा है। लेकिन ये सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार
ऐसा कब तक चलेगा? ईरान कब तक टिक पाएगा अमेरिका और इजराइल के सामने? सवाल ये भी है कि क्या बातचीत की कोई प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी? अगर कुछ ऐसा होता है तो वो थर्ड पार्टी कौन बन सकती है? कौन कौन देशों की भूमिका अहम होगी? क्योंकि इससे पहले भी कई मुल्कों की तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि बातचीत हो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। तनातनी जो कि इतनी ज्यादा बढ़ गई, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के जो ईरान लगातार कह रहा था कि ये हमारे लिए सेफ गार्ड है, ये हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम पीछे नहीं हट सकते। और यही बात जो कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप को खल रही थी, उन्होंने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे कि अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो बड़े परिणाम वो भुगतेगा। लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बने कि इजराइल के साथ मिलकर के ताबड़तोड़ यहाँ पर वार किया जाता है और उसके बाद हालात ऐसे बन जाते हैं कि वहाँ पर पूरी तरीके से तबाही के मंजर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, इसके अलावा डॉक्टर पीके मिश्रा, कमांडर वीके जेटली भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो अपने दर्शकों को हम बताते चले। ईरान के हमलों पर यूएई की तरफ से बयान सामने आया है। ईरान की लड़ाई पड़ोसियों से नहीं है, ये यूएई कह रहा है, क्योंकि ये वो तमाम देश हैं जिन पर पिन पॉइंटेड हमला, जिनके बेस पर पिन पॉइंटेड हमला एक तरफ ईरान यहाँ पर करता हुआ, जिसमें दुबई हो, इसके अलावा रियाद हो, कतर हो, कुवैत हो, जॉर्डन, बहरीन, इजराइल, इराक, सीरिया, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अमेरिकी बेस पर अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से। अब यूएई का पहला स्टेटमेंट सामने आया जिसमें कहा गया कि हमारी लड़ाई नहीं है, आप हमें बेवजह घसीट रहे हैं, आपकी लड़ाई हमसे नहीं है, आपकी लड़ाई जिससे है आप उन पर अटैक कीजिए, लेकिन आप हमें मत घसीटिए। ये यूएई की तरफ से कहा गया। वो तस्वीरें भी याद कीजिए जब अबू धाबी और दुबई में जो तमाम जो बड़े वो इलाके हैं, तमाम जो वो बड़े क्षेत्र हैं, उनको टारगेट किया गया। एक और बड़ी ब्रेकिंग है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। ईरान में जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। कुछ मिनट पहले गुंबद पर यह झंडा फहराया जाता है। झंडा खून के बदले खून का प्रतीक है और यही बात जो कि लगातार आईआरजीसी की तरफ से कही जा रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने शुरू किया लेकिन अंत आपके हाथ में नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी आंखें दिखा दी और ये कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ईरान बदले के लिए तैयार रहे, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और लगातार वार जो कि अमेरिका यहाँ पर कर रहा है, लेकिन उन वारों के सामने आखिरकार ईरान कहाँ टिकेगा और कहाँ तक टिक पाएगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी तस्वीर है, उस तस्वीर में आप देखिए कि गुंबद पर लाल झंडा फहराया गया। यहाँ पर ईरान की तरफ से ये कहा गया कि खून के बदले खून, यानी कि हम प्रतिशोध लेंगे। और वो प्रतिशोध कितना बड़ा होगा, पूरी दुनिया ये देखना चाहती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन सबको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले और कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो सुधरे। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ईरान ने जो लाल झंडा फहराया उसका आखिरकार मतलब क्या होता है। जामकरन मस्जिद में ये झंडा फहराया गया, शहादत, शोक, बदले का प्रतीक ये झंडा है। झंडे पर आमतौर पर अरबी में लिखा होता है, झंडे पर ए हुसैन के बदला लेने वालों लिखा है। बड़ा अन्याय होने पर यह झंडा फहराया जाता है, जंग का ऐलान या फिर प्रतिशोध का प्रतीक है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद भी झंडा फहराया गया था, इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी ऐसे ही झंडा फहराया गया था, और अब एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर यह झंडा फहराया गया है, जो कि खून के बदले खून का प्रतीक है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्टेड है। विनोद सर, आप ही से सवाल करते हुए कि अब ये झंडा जो कि वहां पर लगाया गया है ईरान की तरफ से, क्या मैसेज, खून के बदले खून का अगर प्रतीक है ये झंडा, तो अगला कदम ईरान का क्या हो सकता है? देखिए, आपने ठीक बताया कि ये जो मस्जिद है ये काफी मुकद्दस मस्जिद है, और इस झंडा फहराने का मतलब है कि ये राष्ट्रीय आह्वान है कि हमें अब खून के बदले खून से बदला लेना पड़ेगा। और क्योंकि खमनाई साहब का कत्ल हुआ है, उनको असैसिनेट किया गया है, तो ये पूरे राष्ट्र के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और पूरा राष्ट्र एकजुट होके मतलब अपना समर्थन देगा। तो ये आह्वान आपने पहले भी बताया कि जब जनरल सुलेमानी की जब मौत हुई थी, उनको भी ड्रोन्स के द्वारा मारा गया था, और वो बड़े मतलब थर्ड पावरफुल आदमी थे ईरान के, तो उस समय भी ये फहराया गया था। 14 जून को 2025 में जब युद्ध हुआ था अमेरिका और ईरान का, और इजराइल के साथ उसका युद्ध हुआ था, उस समय भी ये इस झंडे को फहराया गया था।
तो ये एक तरह का जन उन्माद लाने का एक तरीका है। लोगों के अंदर वो जुनून और जोश भरने का तरीका है कि हमें अब बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इस्लामिक रजीम के लिए आर पार की लड़ाई है। क्योंकि आज अगर वो सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो उनके लिए वापस सत्ता में आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन और सर अगले कई फिर वर्ष यही कि क्या ईरान वो सिचुएशन में है? क्योंकि अगर मिलिट्री पावर के लिहाज से बात करें इसराइल से जरूर स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अमेरिका के सामने कहाँ टिकता है ईरान? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अमेरिका के आगे तो बिल्कुल इसकी शक्ति कुछ नहीं है, लेकिन देखिए हथियारों से और ताकत से सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है जुनून, कुव्वत, आपके अंदर जोश। और उसी जुनून को लेकर के मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान बढ़ रहा है। मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर है, जरा वो अपने दर्शकों को हम बताते चले कि तेहरान में इजराइल के जबरदस्त हमले जारी है। तेहरान में इजराइल ने कई मिसाइलें दागी हैं, तो ये बड़ी खबर है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, इजराइल पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान भी कह चुका है कि हम बदला लेंगे, लेकिन अब ये बदले की आंच कहां तक पहुंचेगी, किस किस तक पहुंचेगी, ये सवाल है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, तेहरान में इजराइल ने कई मिसाइलें दागी हैं। बैक टू बैक हमले यहां पर लगातार जारी हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हुए हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार दोनों तरफ से भारी बम वर्षा, मिसाइलों का इस्तेमाल। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो मानो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हो। लेकिन ये तबाही सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी और कर रही है। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जो कि लगातार मौजूद हैं। सर, ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है, उसने कह दिया है कि हम तो बदला लेकर रहेंगे। इजराइल और अमेरिका लगातार अटैक्स कर रहे हैं ईरान पर। अब आगे क्या? देखिए, अमेरिका चाहेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वो चेंज ऑफ रिजीम चाहते थे और वो कई वर्षों से ये 8वां प्रयास था उनका, अमेरिका का, और उनके लिए ये कामयाबी का सबब है। लेकिन ईरान ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और अमेरिका ये चाहेगा कि वो जो गेन्स उसने लिए हैं उनको वो कंसोलिडेट करना चाहे। वो चाहेगा कि वहाँ कोई ऐसा नेता काबिज करे जो अमेरिका के लिए मतलब बैटिंग करे या अमेरिका की कठपुतली बन के रहे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका ईरान को अभी बिल्कुल छोड़ देता है तो इसका मतलब होगा कि ईरान अपने आप को दोबारा कंसोलिडेट करेगा और अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन अमेरिका को ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये लोग टूथ एंड नेल लड़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट एफर्ट है ईरान के लोगों के लिए। और क्योंकि उनके जो सबसे मतलब जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेस्पेक्टेड जो उनके रिलीजियस लीडर थे, उनके साथ ये अंजाम हुआ है, तो उसका वो बदला यकीनन लेंगे। और सबसे बड़ी बात है ईरान के लिहाज से, क्योंकि कहा भी जाता है कि युद्ध हमेशा मैदान में नहीं लड़ा जाता, कई बार दिमागी तौर पर भी आप विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब ईरान ये बात कहता है कि हम बदला लेंगे, हम प्रतिशोध लेंगे, तो वो उसी तरीके से ईरान की जनता को तैयार कर रहा होता है। लेकिन विनोद सर, अमेरिका का रोल इस वक्त जिस सिचुएशन में है, एक तो वो कह रहा था कि हम रेजीम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन क्या अयातुल्ला अली खामनेई को सिर्फ हटा देने से, मार गिराने से, क्या वो परिवर्तन जो अमेरिका चाहता है, क्या वो संभव है? क्योंकि अयातुल्ला अली खामनेई के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ उन्हें व्यक्ति के तौर पर नहीं देखना चाहिए, वो एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी थे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि एक वो रिलीजियस लीडर नहीं थे, वो एक पर्सन नहीं थे, वो पर्सनालिटी थे, एक शख्सियत थे और एक जियो स्ट्रेटेजिक लीडर थे। देखिए, आप उनके कत्ल से आप देखिए इंडिया में कितना करीब 5 करोड़ हमारे पास शिया मुस्लिम है, किस तरह से वो बिल्कुल शोकमग्न है। मैं आपसे जवाब ले रही हूँ, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो भी अपने दर्शकों को बताते चले, क्योंकि तेहरान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अटैक के बाद तेहरान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है खून का बदला खून से लेंगे, दूसरी तरफ तेहरान में इस वक्त आप देखिए लोग कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये लोग, आपको मालूम है कि इस वक्त शोकाकुल हैं, वहां पर प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उन पर भी अटैक की खबर है।
चीख पुकार की आवाजें आपको सुनाई देगी। ये वो गाड़ियां जो कि बचने के लिए भागती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए बैक गियर में पीछे करते हुए गाड़ियां भागी जा रही हैं, क्योंकि वहां पर जो तमाम लोग हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे थे, एकदम से वो धुआं देखते हैं, वो मिसाइल गिरते हुए देखते हैं और उसके बाद उस रास्ते को बदलते हुए अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपने वो आवाजें सुनी, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो डरे हुए हैं, वो भयभीत हैं। इस वक्त वहां पर किस तरीके से तबाही का माहौल है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती है। और ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। ईरान के जो तमाम बड़े इलाके हैं वहां पर हमला किया गया है और हमला लगातार जो कि दोनों तरफ से जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इन हमलों से कैसे उभरेगा इजराइल ईरान, ये सवाल बना हुआ है। अबीज़ हो, इसके अलावा खुर्माबाद, देशफुल, इस्तिफान, बुशेहर, बंदर अब्बास, तेहरान, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर लगातार बैक टू बैक इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ये हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिन ये खबर सामने आई थी जब इजराइल की तरफ से कहा गया था कि अगले 4 दिन बैक टू बैक हम इसी तरीके से हमला करेंगे, और इसके बाद अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत की खबर सामने आती है और तब से लगातार ये जो हमले हैं वो बढ़ते हुए और ये तस्वीरें उसकी गवाही देते हुए कि किस तरीके से जो जंग है वो विध्वंसक हो चली है। पीछे हटने को कोई पार्टी तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ये सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा। युद्ध की आग अब इस पूरी दुनिया में भड़कती हुई नजर आ रही है, पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अयातुल्लाह अली खामेनी शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता, उनकी मौत के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। 37 साल तक वो इस पद पर रहे और उनकी मौत की खबर सामने आती है, जिसको लेकर के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जगह जगह पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही है। विनोद सर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। और सवाल यही था कि एक व्यक्ति को तो आप हटा सकते हैं, लेकिन उस आइडियोलॉजी को, विचारधारा को आप कैसे दबाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा। मैं यही कह रहा था कि वो एक मतलब शख्स नहीं थे, एक शख्सियत थे और उनकी जो फॉलोइंग थी वो केवल ईरान तक महदूद नहीं थी। अगर आप देखें कि आसपास के एरियाज में जहां भी शिया बाहुल्य मुस्लिम लोग हैं वो उनके अनुयायी थे। भारत में भी करीब 5 करोड़ के करीब शिया मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, क्योंकि उन्होंने जब पहला युद्ध हुआ था जो पिछले साल जून में हुआ था, उस समय ही उन्होंने कह दिया था कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, उन्होंने 3 लोगों के नाम दिए थे और उन्हें इस बात का इल्म था कि भाई पाकिस्तान, अपना अमेरिका या इजराइल किसी न किसी तरीके से उनका खात्मा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हायरार्की है उसकी लीडरशिप की, वो बिल्कुल वहाँ वेल डिफाइंड है। हालांकि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी, उनके बेटे का आया था, लेकिन उन्होंने मुस्तफा अली खामेनी को लेकर के भी खबर सामने आई थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो लगातार नुकसान, और ये नुकसान 2 तरफा 4 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इससे पहले हमने आपको ये दिखाया कि कैसे तेहरान हो, तेल अवीव पर, जहां पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये 4 लोग कौन थे? क्या ये सिविलियंस थे या फिर कोई टॉप लीडरशिप हो सकती है या फिर मिलिट्री अफसर हो सकते हैं? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन विनोद सर, अब से पहले हम बता रहे थे कि क्योंकि पहले ही वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कह दिया था कि अगर ये तो होता है तो सिर्फ 2 लोग नहीं रहेंगे, यानी कि 1 to 1 नहीं होगा, इसमें मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं वो भी इसकी जद में आएंगे। अब यूएई ये कह रहा है, जहां पर दुबई की हमने तस्वीरें देखी, अबू धाबी की तस्वीर देखी, कि ईरान ने अटैक कर दिया। यूएई कह रहा है कि ईरान को ये समझना होगा कि उसकी दुश्मनी हमसे नहीं है, हम पड़ोसी हैं, हमें बेवजह ना घसीटे। लेकिन ईरान के पास विकल्प अब बचा ही क्या? हाँ, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ईरान ने ये पहले साफ कर दिया था कि अगर अरब की किसी भी देश की सरजमी को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो ईरान उसके ऊपर भी अटैक करेगा। क्योंकि अब ईरान की जो रीच है वो अमेरिका तक तो है नहीं, तो वो खासकर जो अमेरिकन बेसेस हैं जहाँ भी हैं आसपास 10-12 कंट्रीज में, वहाँ वो अटैक करने की कोशिश करेगा। उनके जो मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। और जो देश प्रो अमेरिका हैं उनके ऊपर भी वो अटैक करेगा। और यूएई में देखिए काफ़ी खासा नुकसान हुआ है, और ये प्रत्यक्ष नुकसान तो कम है लेकिन अप्रत्यक्ष नुकसान बहुत है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं,
वहाँ एक टूरिज्म हब है यूएई, और बाकी जैसे बुर्ज खलीफा को खाली करा दिया गया है, वहाँ उसकी आमदनी मतलब करोड़ों रुपयों में थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए उनकी इकोनॉमी पे भी इसका इनडायरेक्ट असर पड़ रहा है। और ईरान के पास अब कोई और ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी वो सारे बेसिस को अटैक करेगा जहां से अमेरिका को इमदाद मिल रही है या उस तरह की कोई सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात, इजराइल की तरफ भी उसके जो मिसाइल्स हैं वो काफी रहेंगे। पिछले लड़ाई में करीब 700 मिसाइल उसके खर्च हुए थे। उसका जखीरा जो है वो 2,500 से 3,000 का है। हर महीने वो करीब 50 मिसाइल्स बना सकता है। तो ये सब जो आंकड़े बताते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक स्टेमिना नहीं है युद्ध, बहुत लंबे युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन हाँ, उसके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो या और भी इस तरह की जो तंजीमें हैं, उनसे गुहार लगाएगा कि साहब वो आप इजराइल के लिए थोड़ी सी समस्याएं खड़ी कीजिए, जिससे इजराइल की इसी पे एक सवाल है सर कि क्या अब वो जो प्रॉक्सीज हैं, जो ट्रिपल-H हैं, क्या वो कमजोर नहीं होंगे? मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर है ओमान से, जरा ये भी बता देते हैं, क्योंकि तेल टैंकर पर ईरान ने यहाँ पर हमला कर दिया, जहाज पर सवार 4 लोग घायल हुए हैं। तो देखिए, अब जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं, जो बाकी खाड़ी के देश हैं, उनसे भी लगातार अटैक्स की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ यूएई ने कहा कि उनकी दुश्मनी हमसे नहीं है, हम पड़ोसी हमें बेवजह मत खसीटिए। दूसरी तरफ ईरान के पास अब विकल्प क्या बचा? क्योंकि अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकली, अगर आप देखेंगे तो ईरान से इजराइल और अमेरिका की दूरी बहुत ज्यादा है, तो वो चुनौतीपूर्ण है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके जो आसपास जो वो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अमेरिका का एक तरीके से सपोर्ट है, समर्थन है, वो उन पर अटैक करे। और इसी वजह से वो लगातार उन देशों पर टारगेट कर रहा है जहां पर हमेशा अमेरिका को सपोर्ट किया जाता है, अमेरिकी बेस हो, और इसी वजह से ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब ये जो जंग है वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव में, वाइडर पर्सपेक्टिव में पूरी दुनिया पर और कितना प्रभाव डालेगी? क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे विनोद सर, कि अगर हम टूरिज्म के लिहाज से समझे तो यूएई को बहुत नुकसान, और जाहिर है अगर ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो कोई भी व्यक्ति वहां पर जाने से पहले संकोच करेगा। लेकिन दूसरा पहलू, अगर हम ट्रेड के लिहाज से समझे, तब कितना ज्यादा नुकसान, अगर ये जंग वाइडर पर्सपेक्ट में लॉन्गर टर्म में चली तो कितना नुकसान पड़ेगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जिसमें तेल की सप्लाई होती है दुनिया में, उसको ही बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जल डमरू है, क्योंकि अगर आप देखें कि वहां से जितना भी आपका करीब 20% जो ऑयल है वो वहां से निकलता है, और करीब 60% ऑयल जो वहां से आता है, जो गल्फ से आता है, वो उसके थ्रू होता है। तो हर एक देश के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, और ईरान इस पोजीशन में है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अमेरिका भी उसको कोशिश करेगा कि साहब वो ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि वो मतलब जो अमेरिकन जो मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स हैं वो वहाँ पावर प्रोजेक्शन करके या उसके अमेरिकन नेवी के ऊपर अटैक करके, क्योंकि अमेरिकन नेवी काफी बड़ी 352 वेसल्स है उसके पास, और ईरान के पास करीब 110 वेसल्स है। तो ईरान की जो मिलिट्री पावर है या मिलिट्री माइट है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो पूरी लीडरशिप थी उसको एक तरीके से खत्म कर दिया गया। मैं सर लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन जरा दर्शकों को कुछ चेहरे दिखा देते हैं। देखिए, ईरान में कैसे अमेरिका और इजराइल ने पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। उन तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए। सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला नाम इस वक्त पूरी दुनिया के लिए है, वो है अयातुल्ला अली खामेनी, ईरान की सुप्रीम लीडर, शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता, जिनको खत्म कर दिया गया है। रिजीम चेंज की बात अमेरिका लगातार कर रहा था, लेकिन रिजीम को हटा ही देना, मार ही देना, यह अमेरिका ने नहीं कहा था। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आई। अब देखिए, एक और तस्वीर आप जरा देख लीजिए। ये अब्दुल रहीम मुसावी, जिनको मार दिया गया है, ये ईरान के आर्मी चीफ, जिनको खत्म कर दिया गया। इसी में एक और प्रमुख नाम है, वो भी समझना होगा, क्योंकि ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का नाम है। ये चेहरा देखिए, ये है अजीज नसीर जादेह, जिनको मार गिराया गया है ईरान में। ये मौजूद थे और मीटिंग बाकायदा चल रही थी, जिसमें इनको भी ढेर किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से। एक और नाम है IRGC के ताकतवर कमांडर इन चीफ
का नाम मोहम्मद पाकपुर, जिनको भी मार गिराया गया इस पूरे हमले में। एक और नाम सर्वोच्च नेता के सबसे भरोसेमंद सलाहकार का अली शमखानी, इनको भी एलिमिनेट किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अली शमखानी ये लंबे वक्त से, यानी कि 1989 से, जब से अयातुल्ला अली खामेनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने तब से उनके साथ थे, उनको भी मार गिराया गया है। ये भरोसेमंद चेहरे थे ईरान के सत्ता के, ईरान के सर्वोच्च लीडर के, ईरान के रहबर के, जिनको ढेर कर दिया गया। और सर विनोद सर, जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, एक तरफ अमेरिका जो कि टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा था, दूसरी तरफ इजराइल जो कि पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहा था, ये कोशिश कि ईरान फिर सर ना उठा पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये अगर आप देखें कुछ महीने पीछे जाएं तो आपने देखा था कि मोसाद के चीफ का विजिट हुआ अमेरिका में, फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए, और भी कई जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो गए। तो जब भी मोसाद का चीफ अमेरिका गया है, कुछ ना कुछ मतलब सीरियस उसके रेपरकशंस देखे गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ऑपरेशनल प्लान बनाया गया था कि हमें एक टू प्रोंग्ड अटैक करेंगे। एक तरफ से इजराइल उसको अटैक करेगा, एक तरह का पिंसर मूवमेंट था, और दूसरी तरफ से अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। तो जो ईरान की रिसोर्सेज है वो मतलब दो जगह डिवाइड हो जाएंगी, और वही हुआ। ईरान के लिए सबसे बड़ी मतलब जो ड्रॉबैक है वो है कि उसके पास एयरफोर्स बिल्कुल नहीं है। अभी आज भी अगर उनका कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो वो बिकॉज विंटेज उनके पास एयरक्राफ्ट है, क्योंकि सैंक्शंस के बाद कोई भी देश उनको हवाई जहाज देने को तैयार नहीं है। मिसाइलों के लिए जाना ही जाता है। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, एक झटके में ईरान को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर रहा था अमेरिका, तो क्या इसमें एक बड़ी इंटेलिजेंस फेल्यूर ईरान की तरफ से नहीं? मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल के तेल अवीव में बड़े हमले हुए। ईरान ने तेल अवीव में 6 धमाके किए हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से हमले जारी है, और जो ईरान ने लगातार कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा बदला लेंगे कि याद किया जाएगा। और इसके बाद तेल अवीव पर भी लगातार अटैक करते हुए तेल अवीव की आप तस्वीरें देखिए। आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको तेहरान की भी तस्वीरें दिखाई, जहां पर एक तरफ इजराइल ने अटैक किया, दूसरी तरफ तेल अवीव पर लगातार ईरान जो कि यहां पर हमला करते हुए, वो तस्वीरें भी आप जरा देख लीजिए। लगातार रह रहकर सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। इस वक्त युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है, वो पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तबाही ला रही है। चारों तरफ मलबे का ढेर इस वक्त पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है आम सिविलियन, जिसे सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। और वो ना केवल ईरान में, ना केवल इजराइल में, बल्कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। विनोद सर, सवाल ये है कि अगर एक झटके में पूरे टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए, अगर वो वैसी जगह, क्योंकि अब से पहले हम सैटेलाइट इमेजेस भी दिखा रहे थे आईडीएफ की तरफ से जो जारी किया गया, कि जो कमांडर का जो स्पेस था वहां पर जिनकी मौजूदगी थी, अयातुल्ला अली खामेनी का जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स थे, वहां पर जो सैन्य अफसर मौजूद थे, प्रेसिडेंट के हाउस पर हमला, क्या ये बताता है कि एक बड़ी भूल हुई ईरान की तरफ से भी सिचुएशन को भांपने में, या फिर ये माना जाए कि IRGC कॉम्प्रोमाइज्ड है जिसने पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन दी? हाँ बिल्कुल, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर ईरान की तरफ से काफी बड़ा है। और अगर आप मोसाद का मॉडस ऑपरेंडाई देखें तो मोसाद ने उस तरह के वहाँ एजेंट्स कल्टीवेट किए हुए हैं। करीब पिछली साल एक स्टेटमेंट आया था ईरान के भूतपूर्व प्रेसिडेंट का। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा समय था जब मोसाद ने तकरीबन 80% उसके जो काबीना में मंत्री थे वो उनको कॉम्प्रोमाइज किया हुआ था। तो इजराइल हमेशा हार्ड इंटेलिजेंस पे काम करता है, और हमेशा मतलब उसका जो सिचुएशन को आंकने में कहीं ना कहीं ईरान फेल साबित हुआ है। मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन बड़ी खबर है कि तेहरान में अमेरिका इजराइल के बड़े हमले जो कि लगातार जारी है, कई इमारतें, अस्पताल तबाह। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आती है। और ये
बीते दिन से लगातार तस्वीरों का दौर जारी है, जहां पर लगातार हमलों पर हमले किए जा रहे हैं। वहां पर इसी तरीके से आप देखिए धुएं का गुब्बार इस वक्त मानो पूरे के पूरे ईरान के आसमान में छाया हुआ हो। वहां पर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, बारूद के ढेर पर इस वक्त मानो ईरान दब सा गया हो, जहां पर लगातार हमले इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो रिहायशी इलाके उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, जो सैटेलाइट इमेजेस है वो भी मैंने आपको दिखाई, उन तमाम पॉइंट्स के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट के। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, रास्ता है, वहां पर गाड़ियां लगातार चल रही हैं और इन गाड़ियों के बीच वहां पर जो इमारतें हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए कि किस तरीके से वहां पर नुकसान तरीके से वहां पर जो सरकारी महत्वपूर्ण जो जगह है उनको निशाना बनाया गया है। और लगातार तबाही की जो तस्वीरें हैं वो ये बताती है कि युद्ध कितना ज्यादा विध्वंसक हो गया है। यहाँ पर ये जो वीडियो जारी किया गया है, लगातार ऐसे अटैक्स किए जा रहे हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें बताती है कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है। इसको भांपने में यकीनन ईरान कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ, क्योंकि इसकी जो आशंका थी, इसकी जो अटकलें थी वो लंबे वक्त से लगाई जा रही थी कि अमेरिका कुछ भी एक्शन ले सकता है, अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन बावजूद इसके अगर ये इंफॉर्मेशन पास हुई अमेरिका और इजराइल तक कि अयातुल्ला अली खामनेई वहाँ पर मौजूद है, बड़ी बैठक कर रहे हैं, तो आखिरकार ये इंफॉर्मेशन कैसे पास हुई, कैसे मालूम चला कि उनकी वहाँ पर मौजूदगी है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जहाँ पर जिसको लेकर के सवाल है। लेकिन ऐसा दावा है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कुछ देर पहले ये स्ट्राइक हुई है, लगातार हर पल के साथ यहाँ पर हमले जो कि लगातार जारी, अटैक्स जो लगातार जारी है। ये जो तस्वीर है जो कि इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, दावा ये है कि अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया गया है, यहाँ पर अटैक किया गया है। और उसके बाद ये तस्वीरें निकल करके सामने आती है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको धुएं का गुबार नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक झटके में किस तरीके से वहाँ पर चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जो लोग गुजर रहे थे वो इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। भारी नाराजगी भी वहां पर लोगों के भीतर देखने को मिल रही है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां पर लोग मातम मनाते हुए नजर आए, सड़कों पर मस्जिदों में पहुंच करके वहां पर लोग रोते हुए भी नजर आए, वहां पर लोग बिलखते हुए भी नजर आए। वहां पर इस वक्त शोकाकुल माहौल है, गमगीन माहौल है। वहां पर शोक का ऐलान किया गया है 40 दिनों के लिए। इसके अलावा ये भी खबर निकल करके सामने आई कि बाकायदा वहां पर 7 दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान भी किया गया है, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है। लेकिन उस शोकाकुल ईरान पर जेटली सर, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कमांडर वीके जेटली सर, उस शोकाकुल ईरान पर लगातार इजराइल के बैक टू बैक हमले, अमेरिका का ये कहना कि अगर ईरान ने इसको और बढ़ाया तो अंजाम और बुरा होगा, ईरान का ये कहना कि हम प्रतिशोध लेंगे। अब ये घमासान कहां बढ़ते आपको नजर आ रहा है? देखिए, ईरान पहले ही पिछले 24 घंटे कहिए या थोड़ा ज़्यादा कहिए, वहाँ पर बुरी तरह से तबाही हुई है। उनके टॉप के 40 के आसपास जो उनकी लीडरशिप थी उनको मटिया मेट कर दिया गया है, खल्लास कर दिया गया है। इसके बावजूद भी ऑब्वियसली IRGC जो है वो भभकी दे रही है, जो कहते हैं गीदड़ भभकी। जबकि फैक्ट ये है कि IRGC के अंदर भी एक ऐसा तबका है, पिछले 24 घंटे की तबाही को देखते हुए वो सोच रहा है कि हमें तो भैया जल्द प्रॉब्ली सरेंडर करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल थोड़ी देर के बाद सरेंडर करना पड़ेगा। और इनके पास जो रिटेलिएट करने के लिए केवल मिसाइलें हैं, वो मिसाइलों से ऑब्वियसली उन्होंने दूसरे कई कंट्री UAE के पास भी बहुत अटैक किए हैं, इजराइल पर भी अटैक किया है। उस इंटेंसिटी के बारे में, क्योंकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी के बारे में और जितना नुकसान पहुंच रहा है, क्या अनुमान? बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और हालांकि US और इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन उसके बावजूद ही उनका भी नुकसान होगा। हालांकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम सच भी जगह पर बहुत अच्छा है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वहां पर तबाही बहुत ज्यादा हो रही है। इन सब को मुद्दों को देखते हुए मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत ज्यादा देर नहीं चलने वाली। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान ने भी इजराइल पर तेज कर दिए हमले। आपको बताते चले कि ईरान पर भी इजराइल लगातार वार कर रहा है। तेहरान शहर के बीचों बीच इजराइल ने अटैक किया, तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हमला हुआ है। अभी मैंने आपको तेल अवीव की तस्वीरें भी कुछ देर पहले दिखाई थी, लेकिन तेहरान की तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है, पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हमला होता है। जानकारी ये सामने आ रही है कि तेहरान शहर के बीचों बीच इजराइल ने अटैक कर दिया। और क्या जेटली सर ये अब इन तस्वीरों को मांग करके चले
कि अब जो अटैक है वो वहां पर उन तमाम इलाकों में भी हो रहा है जो कि रिहायशी इलाके जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर सिविलियंस की मौजूदगी है। देखिए, इजराइल काफ़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट मानी जाती है, यूएस भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि सिविलियन एरियाज को अटैक ना किया जाए। लेकिन जो कहते हैं कि जब आप अटैक करते हो किसी नेवल एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी या एयरफोर्स पे भी, तो भी कई बार कोलेटरल डैमेज हो जाता है, सिविलियन उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो इस कारण से आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर सिविलियंस मरे हैं। लाइक एक वो हॉस्टल था लड़कियों का, उसमें 85 लड़कियों की डेथ हो गई कल। नाउ ये सब जो है जानबूझ के मेरे ख्याल से नहीं किया होगा। आई बिलीव वहां पर पता चला कि वहां पर कोई नेवल एस्टेब्लिशमेंट है बिल्कुल पास में, उसके कारण से कोलेटरल डैमेज हुआ है। तो ऐसा बहुत जगहों पर हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। और मुझे तो लगता है, हालांकि फिगर्स बहुत कम आ रही हैं, मुझे लगता है कि युद्ध मरने वालों की एक्चुअल में फिगर्स कहीं ज्यादा होंगी। युद्ध का जो सबसे खामियाजा है, सबसे ज्यादा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो वो सिविलियंस ही होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं। और चाहे कोई भी इतिहास में युद्ध हुआ हो, आप देख लीजिए कि कितने लोगों ने जान गंवा दी है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं सर, ये तेहरान के पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीर है जहां पर हमला हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। मतलब पूरी स्ट्रैटेजी है कि कोई प्लानिंग हो ही ना, ईरान कुछ कर ही ना पाया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इतना जबरदस्त अटैक किया जाए, जो पिछले 24 घंटे में जितना हुआ है अगले 24 घंटे में देखिए उससे भी ज्यादा होने वाला है, ताकि ईरान को उसके घुटनों पर लेके आ जाएं और फिर वो उसको सरेंडर करने पे मजबूर किया जाए। ऐसी कोशिश रहेगी। लेकिन क्या ये इतना पॉसिबल है? क्योंकि अगर मान लीजिए खामेनेई ने भी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, हालांकि कौन होगा इसको लेकर के अभी भी सवाल है, लेकिन अगर आपने बेटे मुस्तफा का नाम भी किया इससे पूर्व जब वो बीमार हुए थे तो, या फिर और जो तमाम नाम है, वो जाहिर है कि वो अमेरिका के हिट लिस्ट में होंगे। और अगर वो सेम आइडियोलॉजी है तो क्या रिजीम चेंज करना इतना ईजी होगा? इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आज जैसे सड़कों पर आपने देखा कि बहुत से लोग खामने की मृत्यु के बाद सड़कों पर उतर आए अपनी प्रकट करने के लिए, उसके साथ सिंपैथी कि हम भी हैं, और अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो उसकी डेथ के बाद कुछ जगहों पर जश्न भी मनाया गया है। और आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद वो जश्न वाले जो हैं जगह वो बढ़ जाएंगी, तो वो दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे जो जश्न मना रहे थे। और उनको बड़ी खुशी है कि किसी प्रकार से खामनेई के आतंकवाद का जो उसका था, आतंकी शासन कहिए, 1979 से चला आ रहा था, इन्होंने ईरान को पीछे धकेल दिया था, सैकड़ों वर्ष पीछे। शाह ऑफ ईरान के दौरान ईरान बहुत ही एक मॉडर्न कंट्री माना जाता था, लेकिन इन्होंने फिर उसको वापस उसी दिशा में झेल दिया। जैसे कि लेडीज के लिए बुर्का कंपलसरी हो गया, उस प्रकार की चीजें, उसके भी विरोध में आपने देखी होंगी बहुत सारी। मुझे लगता है कि इस पर एक रिएक्शन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता से ले लेते हैं। विनोद सर, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो कट्टरतापूर्ण जिस तरीके से उनका रवैया रहा खामेनेई का, उसकी मुखालफत हुई है, खासतौर पर महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने फैसले लिए उसको लेकर के भारी गुस्सा था, विरोध किया, कई जगहों पर कई शहरों से भड़की, वो भी हमने देखा कि लोगों ने विरोध किया, महिलाओं ने विरोध किया। लेकिन क्या खामेनेई की मौत के बाद इस वक्त पूरा ईरान आपको एकजुट नजर आता है? देखिए, ये बात सही है, क्योंकि जिस कट्टरता का प्रदर्शन इस्लामिक रजीम ने किया, वो और ख़ास तौर पे जब रज़ा शाह पहलवी के टाइम में ईरान एक मॉडर्न ख्यालात का देश था और जहां मतलब ऑक्सीडेंटल कल्चर काफ़ी प्रचलित था, तो वहाँ पे खासकर महिलाओं के साथ काफ़ी अत्याचार किया गया, उनके ऊपर काफ़ी पाबंदियां डाली गई, यूथ के ऊपर भी काफ़ी पाबंदियां डाली गई। तो ये मतलब किसी भी रिलीजन में देखिए, जो रिलीजियस मतलब सेंटिमेंट्स हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए। लेकिन हम एक युवा पीढ़ी को, एक महिला का जो वर्ग है उसको बेड़ियों में जकड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए विश्व बहुत तेजी की रफ्तार से चेंज हो रहा है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी चीज जो उनके अगेंस्ट में जाती है, यही वहां पर लोगों का कहना था कि क्या धर्म के नाम पर कट्टरता की अनुमति दी जानी चाहिए। एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते, फिर लौटेंगे सर आपके पास। इजराइल पर ईरान ने जवाबी हमला किया। इजराइल के तेल अवीव में ईरान ने अटैक किया। हवाई हमले में तेल अवीव में भारी तबाही हुई है। ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए। और इससे पहले हम आपको लगातार बता रहे थे कि ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान से जितना हो सकता है, जितना बन पा रहा है, वो उतनी तरह से अटैक कर रहा है, वो अपनी हिफाजत के लिए कोशिशें कर रहा है। और ईरान के पास अभी कोई विकल्प बचा भी नहीं है, वो लगातार अटैक तेल अवीव पर करता हुआ।
है, विनोद सर अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। और एक बहुत अहम पहलू वो ये कि ईरान को भी मालूम है कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने कहाँ टिक पाता है, मतलब उसकी जो मिलिट्री है वो कहाँ टिक पाती है। लेकिन वो तमाम चीजें एक तरफ, दूसरी तरफ वो कोशिश जो कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने लड़ने के इस वक्त जो ईरान कर रहा है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, और ये जो सिलसिला है वो कब तक आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि आदमी का जो जुनून है, जो मोराल होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और जब आपके अंदर जुनून हो तो यू स्टार्ट पंचिंग अबव योर वेट। आपने देखा होगा किस तरह से वियतनाम एक छोटा सा देश था, अमेरिका के घुटने टिका दिए। अफगानिस्तान एक छोटा सा देश था जिसने वहां से, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी सुपर पावर वहां से जीत के गई हो, चाहे वो यूएसएसआर हो या यूएसए हो। तो ये बताता है कि लोगों के अंदर अगर जुनून है, लोगों के अंदर जज्बा है, तो वो कुछ भी करने को गुजर सकते हैं। दूसरा, जो बाकी के देश हैं, ईरान को वहां से भी इमदाद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो देश अमेरिका से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जिस तरह से रूसो यूक्रेन वॉर में वहां भी पावर रेशियो 1:5 का था, तो लेकिन आज भी यूक्रेन वहां हुंकार भर रहा है, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और जो वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उसका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ भी अगर उसको रशिया, चाइना, टर्की या नॉर्थ कोरिया के किसी भी देश का अगर उसको साथ मिलता है तो वो एक लंबी मतलब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि मतलब देखिए, अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, लेकिन अमेरिका के भी अपने लिमिटेशंस हैं। अमेरिका इतनी जगह इन्वॉल्व है, अमेरिका के एक्सपेंडिचर आप देखिए, यूएसएस इब्राहिम जो वहां घूम रहा है उसका डेली का खर्चा 21 करोड़ रुपया है। तो जब इस तरह की आपकी प्रेजेंस रहेगी तो यकीनन आपका भी तो पैसा मतलब काफी बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है। तो अमेरिका के अंदर भी काफी विरोध है कि इस तरह के ऑपरेशंस किए जाएं। अब जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो कैंपेन है वो, बिकॉज हाँ सब जानते हैं कि साहब अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है। और अब से पहले सर, जब हम पहले चर्चा कर रहे थे तो जेटली सर इस बात को हमने रखा भी था कि क्या जो अमेरिका में हालात हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, ट्रम्प के विरुद्ध जो वहां पर आवाजें उठ रही हैं, अलग अलग पॉलिसीज को लेकर के, माइग्रेंट्स को लेकर के, वहां पर ट्रेड्स को लेकर के जिस तरीके से लोगों ने विरोध जाहिर किया, क्या वो तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ही ट्रंप ने ऐसा किया, जो कि इससे पहले खुद को शांति दूत बता रहे थे? बिल्कुल, वो शांति का दूत तो खैर नहीं है, वो एक ल्यूनेटिक है। और प्रोबेबली अपना ध्यान हटाने के लिए, अपनी प्रजा का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने सोचा होगा कि चलो ये टैग करते हैं, दो गोल इसमें अचीव हो जाएंगे। एक तो प्रजा का ध्यान उन सब चीज़ों से हट जाएगा, और दूसरी तरफ जो मैं ईरान में करना चाहता हूं वो भी कर लूंगा, और इजराइल का भी भला हो जाएगा। क्योंकि इजराइल जो है वो हमेशा ही ईरान के टारगेट पर रहा है। ईरान ने तो उनकी एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया है कि इजराइल को तो इस विश्व पर रहने का ही अधिकार नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए अगर देखा जाए तो जो यूएस इजराइल की मदद के लिए पूरी तरह से खुल करके अब सामने आ गया है, तो एक प्रकार से मैं चाहता हूं कि जितने भी अभी भी देखिए 57 मुस्लिम कंट्रीज में से केवल 18 कंट्रीज ने इजराइल को मान्यता दी है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज ने मान्यता नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि 39 कंट्रीज, मुस्लिम कंट्री अभी भी सोचते हैं कि इजराइल को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई, आपको अधिकार है, हमको अधिकार है, तो ज्यूज को इस धरती पर रहने का अधिकार क्यों नहीं है? इस जो मानसिकता को हमें दूर करना होगा। विनोद सर, एक पहलू यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को कहां लेकर के जा रहे हैं। लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो चेहरे हैं जो कि अपने देश में जब चुनाव हारते हैं तो वहां की संसद में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर हमला करवा देते हैं। वहां पर जो हालात बने वो पूरी दुनिया ने देखा। उनके नेतृत्व में अमेरिका कहां जा रहा है? देखिए, अमेरिका, उनका एक पंचलाइन थी मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मैंने जितना इतिहास अमेरिका का पढ़ा है, मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरह का मतलब तुगलकी फरमान कोई अगर जारी किए हैं तो वो ट्रंप साहब हैं। और मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह के एक्शंस वो ले रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ ट्रेड टायराइड उन्होंने शुरू किया हुआ है, जिस तरह के स्टेटमेंट वो देते हैं, जिस तरह से वो करप्शन में लिप्त हैं, जिस तरह से वो अपनी फैमिली को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो मेक अमेरिका ग्राउंडेड अगेन, मतलब अमेरिका को अगर धूल चटाने का कोई काम कर सकता है तो वो ट्रंप साहब करते हैं। अगला प्रेसिडेंट अगर कोई आएगा तो उसके 4 वर्ष केवल दुनिया से माफी मांगने में ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो इतनी गलतियां कर चुके होंगे तब तक।
आप देखिए जो शख्स ये चाहता था कि साहब मैं शांति का नोबेल प्राइज मुझे मिलना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि भाई इतने लोग उसने मरवा दिए मासूम, तो मुझे तो लगता है कि उनके खिलाफ एक कोई मुकदमा चलना चाहिए कि साहब आपने मतलब अगर आप बड़ी शक्ति हैं तो आप पीसफुल तरीके से वहां चेंज ऑफ रिजीम चाहते, लेकिन विनोद सर, वहां जब जाके आपने कहा इलेक्शन करवाते। कि ट्रंप ने इतना कुछ कर दिया है कि जब वो जाएंगे तो अमेरिका के लोगों को 4 साल लग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ माफी मांगने में। डू यू एग्री सर? जेटली सर, मेक देखिए, अमेरिका ग्राउंडेड अगेन। बिल्कुल, ये जो कर रहे हैं इस समय, इसी चीज को वार्तालाप के द्वारा सुलझाया जा सकता था। वो कहते हैं डायलॉग डायलॉग एंड डायलॉग कैन डिसॉल्व ऑल द डिफरेंसेस। इन्होंने कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है उस कोशिश में भी एक तो ईमानदारी नहीं थी और दूसरा उसका लेवल थोड़ा कम था। अगर ठीक से डायलॉग चलता जाता, और जब देशों की समस्या होती है तो ये डायलॉग कुछ दिनों में नहीं पूरे होते, ये महीनों महीनों चलते हैं, सालों साल चलते हैं, और तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। तो मेरे विचार से पेशेंस के साथ इसको आगे बढ़ा सकते थे तो इस युद्ध को रोका जा सकता था। लेकिन वही है कि चूंकि उनके देश में भी उनका विरोध हो रहा था, उन्होंने सोचा वो विरोध भी थोड़ा कम हो जाएगा और ये काम भी निपट जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये एक्शन ले लिया। विनोद सर, अब बहुत एक मौजूद प्रश्न है, वो ये कि अब ईरान का भविष्य क्या हो सकता है? ईरान में क्या हो सकता है? क्या ईरान प्री रेवोल्यूशन, मतलब जो 1979 से पहले का जो दौर था, क्या उसमें वापसी होगी, या फिर 37 साल तक जो ईरान में रहबर रहे आयतुल्ला अली खामेनी, उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, वो कट्टरता की उसी राह पर चलेंगे जिसकी मुखालफत अमेरिका करता रहा है और ईरान के लोग भी करते रहे? देखिए, अगर इस्लामिक रजीम अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब हो जाती है तो उन्हें एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा जिसमें वो अपने रिलीजन का भी एहतराम करें, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड का मॉडर्न आउटलुक दिख रहा है, उनको आज़ादी देनी पड़ेगी। महिलाओं को, उन शिक्षाविदों को, उन जहनी लोगों को, उन दानिशमंद लोगों को जो उस देश को, ईरान को आगे ले जा सकते हैं। रही बात अमेरिका, अगर अमेरिका की कठपुतली सरकार वहां बैठ जाती है तो अमेरिका का हाल वही होगा जो 1979 से पहले का था, जहां रजा शाह पहलवी, क्योंकि वहां सब कुछ अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। रजा शाह पहलवी के टाइम में करप्शन रैम्पेंट था, अमेरिका के हाथों ईरान को ऑलमोस्ट बेच दिया गया था। तो अगर मतलब दोनों सिचुएशंस में ईरान के लोगों के लिए मुश्किलें दिखाई देती हैं। अगर इस्लामिक रजीम रहती है तो उनको अपने जो आउटलुक है, वो अपनी जो गवर्नेंस है, अपना जो सोचने की वो है, उनका जो विजन है, व्यूज हैं और जो वाइब्स हैं लोगों के प्रति, उनको चेंज करना पड़ेगा, तभी ईरान आगे जा सकता है। क्योंकि विदेशी ताकतें अगर उन पे हावी हो गई तो उनके सारे संसाधनों को चूस लिया जाएगा और वहां के लोग वहीं वैसे ही निर्धन रहेंगे जैसे वो पहले थे। लेकिन जेटली सर, क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर नहीं आया तो हम विश्व के मानचित्र से ईरान का नामो निशान हटा देंगे, और वो तस्वीरें भी दिख रही है हमले के बाद। आपको क्या लगता है? देखिए, विश्व के मानचित्र से ईरान का नामो निशान तो नहीं मिटा सकते, लेकिन केवल सत्ता परिवर्तन के द्वारा ऐसी सत्ता वहां पर लाई जा सकती है जो कि ज्यादा मॉडर्न हो और सबके साथ मिलजुल करके रहने में विश्वास रखती हो। ऐसी सत्ता जो दोबारा से इजराइल को मान्यता दे दे, क्योंकि 1989 से पहले इजराइल को मान्यता दी हुई थी ईरान ने। तो जैसे ही खोमेनी का राज आया, अयतुल्ला जो पहले थे, सबसे पहले वाले, इन्होंने उसको वापस ले लिया। तो अगर उसको वापस इजराइल को मान्यता दे दी जाए, और मैं तो कहूंगा कि बाकी के भी जो 39 मुस्लिम देश हैं वो भी इजराइल को मान्यता दे दें, ज्यूज को भी उसी परमात्मा का बनाया हुआ वशिंदा माने जैसे उनको बनाया हुआ है। आफ्टर ऑल ऊपर वाला जिसको ये अल्लाह बोलते हैं, हम भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, वो तो एक ही है। कैसे बनेंगे वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अयतुल्ला के बाद कौन कमान संभालता है बारूद के ढेर पर? इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट है, चारों तरफ तबाही, और हर एक तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत पर फिलहाल इस वक्त की हेडलाइंस पर है।